काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है कब? जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपके पार्टिकल्स का, आपके ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मोशन आएगा, मोशन आएगा तो फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंस कुछ दिखेगा। जैसे कोई भी वाटर होता है, वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं, अगर फ्लेम लगाते हैं तो ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से इसके अंदर कंप्लीट मोशन आ जाता है। क्यों मोशन आ जा रहा है? क्योंकि ये हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी ले लिया, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? एनर्जी है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब इसको हीट दे रहा है तो इसके अंदर एनर्जी आएगा, और वो एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप बोलिए डायरेक्ट कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यूज हो रहा है। अगर वही ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टेबल फॉर्म में बैठा हुआ है, रेस्ट में है, तो आप उसे बोल सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है उसका। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो गया है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल गया। हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? योर मोस्ट वेलकम ऑन VT Academy। माई सेल्फ MJ सर। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैटर्स के बारे में बात किया था और पार्टिकल्स के ऊपर बात किया था। इस क्लासिफिकेशन में मैंने सेकंड लेक्चर में भी आपसे बात किया था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के प्रॉपर्टी को बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको लिक्विड एंड गैस के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ सारा लेक्चर कंटिन्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। प्रॉपर्टी विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस के अंदर क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा था पहले, वो हमारा उस पर फोकस नहीं है। ये स्मार्ट बनाने वाला एजुकेशन है। तो प्लीज़ आप इस एजुकेशन में आइए और इस टाइप के एजुकेशन को अडेप्ट कीजिए, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आता हूँ हमेशा, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपके एजुकेशन में कुछ तब्दीली आ सके, कुछ चेंजेज आ सके, और आप उस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप अपने मेमोरी में उसे याद रख सकें। तो जब भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट करना हो तो बस आपको ये 3 ही स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इसे भी आप अगर और भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि स्पेस याद रखना है पहला चीज़। नेक्स्ट में क्या है? फोर्स याद रखना है, और थर्ड में क्या है? एनर्जी। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, और इसी तीनों चीज़ से आप सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और सारे का स्टेप लिख पाएंगे। तो चलिए कैसे लिख पाएंगे देखते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में मैंने सॉलिड के बारे में सारा चीज़ बता चुका हूँ। बहुत डीप नॉलेज में सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा फ्लूइड के बारे में, और आप लोगों को पहले से पता है कि फ्लूइड क्या होता है? विच कैन फ्लो, जो बह जाता हो, फ्लो कर जाता हो, उसे फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लो करने वाले चीज़ कितने हैं तो आपको पता है। पहला क्या है? लिक्विड, और फिर दूसरा क्या है? गैस। अब लिक्विड के अंदर आते हैं तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है लिक्विड के अंदर, और गैस के अंदर भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो इस फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस आता है, याद रखना आपको। और इस फ्लूइड के प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। 2 पार्ट में बांटते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को। पहला होता है सॉलिड और नेक्स्ट होता है फ्लूइड या फ्लूइडिटी। अगर फ्लूइड के अंदर आता है लिक्विड एंड गैस आता है। तो अब हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे इसके अंदर? पहला लिक्विड के बारे में बात करेंगे। तो लिक्विड क्या होता है पहले आते हैं। आप लोग पहले से जान चुके हो कि लिक्विड क्या है।
अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे आएंगे, तो देखते हैं। इसके अंदर स्पेस कम होगा, तो इससे ये पता चला कि स्पेस का मतलब क्या होगा, तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जब बात आएगी तो इस फ्लूइड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। कब, कैसे ज़्यादा होगा, किसी से कंपेयर करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन चीज़ ज़्यादा है और कौन कम है। तो ये ज़्यादा हो रहा एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेरिजन में देखें अगर, तो इसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, लार्ज। जब इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस लार्ज आया तो अब इससे हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं। पहला, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, तो पार्टिकल्स जो हुआ वो दूर दूर पे है। ओके, इसके अंदर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, तो इससे ये पता चला कि ये फोर्स कम लगा रहा होगा। पहला चीज़, ये खुद ब खुद आ रहा है, फोर्स कम लगा रहा है तभी वो दूर दूर पे है। और नेक्स्ट क्या है, एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी कम है, इस वजह से वो फोर्स नहीं लगा पा रहा है। फोर्स नहीं लगा पा रहा है तो उसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा दूर पे है। चलिए और भी आते हैं। तो मैंने आपको सॉलिड के ऊपर डेंसिटी के बारे में बताया था। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब स्पेस ज़्यादा हुआ तो स्पेस किसे बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं वॉल्यूम को, कितना वो जगह ले रहा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मास सेम हो और स्पेस क्या हो गया, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, स्पेस इसका क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो इसके अंदर का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में सॉलिड के कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी डेंसिटी ये इस तरह का प्रॉब्लम आए तो नीचे वाला अगर बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, जैसे ये बढ़ेगा तो ये खुद ब खुद अपने आप ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये बढ़ा हुआ है तो इससे ये पता चलेगा कि ये डिक्रीज है। तो पता क्या चला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आप क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस। इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो इसका डेंसिटी हमें क्या दिखेगा, कम दिखेगा। ये याद रखना है आपको। दूसरी बात ये आती है, अब तीसरे नंबर पे आता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की बात आए तो कंप्रेशन वर्ड आप सिर्फ और सिर्फ किस में डिफाइन करेंगे, गैस के अंदर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, कंप्रेशन जो होगा ये लिक्विड के अंदर, लिक्विड डज नॉट शो। मैंने आपको सॉलिड में ही बताया था कि सॉलिड भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिखाता है, न सॉलिड और ना ही लिक्विड दिखाएगा कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दबने का। सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाएगा, गैस दिखाएगा। गैस मॉलिक्यूल ही दब जाता है, प्रेशर उस पर लगाते हैं तो वो दबता है, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट में आते हैं फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अगर इस पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है, कैसे पता चलेगा हमें, तो यहाँ पे लिखेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जानने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें जाना होगा उसके इंटर पार्टिकल स्पेस पे। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर कम लग रहा है, तभी वो ज़्यादा दूरी पे है। इसे आप अलग एनवायरनमेंट से भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई भी इंसान या फिर मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर आप दूर पे रखिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिएगा, तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा दूरी पे है। अगर उसे करीब लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अदर एनवायरनमेंट से भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिलेगा आपको, लेस, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से कंपेयर करें अगर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर पाया जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 5 में,
क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैंने आपको बताया था हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये v क्या है, ये v आता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी ही मोशन में आता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ज़्यादा है, इससे ये पता चला कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन। अगर मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी अगर होगा तो मोशन उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल्स का ज़्यादा दिखेगा मुझे। तो अगर लिक्विड पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा, पता चलेगा कब, जब इसके अंदर मोशन ज़्यादा होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे सॉलिड को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रिजिड। तो ये रिजिड है, ये मूव नहीं कर पाता है, इसका पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस नहीं हो पाता है, डिस्टर्ब नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो एक जगह बैठा हुआ है, एक जगह बना हुआ है। इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड पार्टिकल्स है। बट लिक्विड में आते हैं तो वो लिक्विड रिजिड नहीं होता है। लिक्विड के अंदर जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, वो कुछ होता है, तभी वो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग लिक्विड पानी पी रहे हैं, वो आसानी से हमारे स्टमक में चला जा रहा है, या फिर उस लिक्विड के अंदर अपने हाथ को रखते हैं तो आसानी से हम उस लिक्विड को पास कर पाते हैं, कट कर पा रहे हैं। इससे ये पता चला कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसके बॉडी के अंदर, उसके पार्टिकल्स के अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तभी वो बार बार हमेशा मूव करता रहता है। चलिए, उससे भी बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक आप क्या लीजिए, वाटर लीजिए, और उस वाटर के अंदर क्या कीजिए, आप इंक डाल दीजिए। तो आप उस वाटर को, सबसे पहले आप उस वाटर को स्टेबल बनाइए, हिलना नहीं चाहिए, ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे फैन नहीं हो, ऑन नहीं हो, और वो एकदम एयर का दबाव कुछ भी ना हो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके ऊपर से ड्रॉप कर देना है इंक ड्रॉप कीजिएगा। तो उस ग्लास के अंदर उस इंक को ऐसे ही आप छोड़ दीजिए विदाउट डिस्टर्बेंस, उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं करना आपको, एक्सटर्नल मोशन। आप देखिएगा कुछ देर के बाद कि वो सारा इंक हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हुआ है। इससे पता चला कि इसके अंदर, इसके पार्टिकल्स के अंदर, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाया जा रहा है। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाया जा रहा है। इस वजह से वो सारा काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पाया जा रहा है, मतलब मोशन पाया जा रहा है, वो सारा मोशन क्या कर रहा है, मोशन की वजह से सारे इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इससे ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी उस लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, कुछ होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा था, बहुत कम था, मगर यहाँ पे मुझे दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो मुझे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि मोशन ज़्यादा है। ये समझ में आया आपको। जब भी आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट लेना कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है कब, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, आपके पार्टिकल्स का, आपके ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मोशन आएगा, मोशन आएगा तो फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंस कुछ दिखेगा। जैसे कोई भी वाटर होता है, वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं, अगर फ्लेम लगाते हैं तो ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से इसके अंदर कंप्लीट मोशन आ जाता है। क्यों मोशन आ जा रहा है? क्योंकि ये हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी ले लिया। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? एनर्जी है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब इसको हीट दे रहा है तो इसके अंदर एनर्जी आएगा, और वो एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप बोलिए डायरेक्ट कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यूज हो रहा है। अगर वही ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टेबल फॉर्म में बैठा हुआ है, रेस्ट में है, तो आप उससे बोल सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है उसका। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो गया है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल गया है। क्योंकि हम लोग एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही
बना सकते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे नहीं बर्बाद किया जा सकता है और नहीं क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा था वो काइनेटिक एनर्जी में आया ड्यू टू देयर मोशन इन पार्टिकल्स या मोशन इन ऑब्जेक्ट। तो आप इसे याद रखना हमेशा, क्योंकि इसके अंदर और भी हम लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं 3-4 क्लास वाला, कि ये जिस कंटेनर के अंदर रखते हैं उस कंटेनर का शेप साइज ले लेता है। इसके अंदर खुद का शेप और साइज नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अपना खुद का वजूद नहीं है, इसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जिस कंटेनर के अंदर रखेंगे उस कंटेनर के अंदर ये अपना शेप, उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। तो बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, बट आपको जो कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं ये सब कॉन्सेप्ट आपके 9th क्लास में काम आएगा और फ्यूचर क्लासेस में भी काम आएंगे। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं अभी गैस के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं किस पे, गैस के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, गैस के बिहेवियर पे पढ़ते हैं कि गैस किस तरह का बिहेवियर शो करता है। पहला यहीं से लेंगे हम लोग, स्पेस, फोर्स और एनर्जी, ये आपको याद रखना है। SFE या EFS कुछ भी याद रखिए आप, स्पेस, फोर्स और एनर्जी, इससे ही आप सारा चीज़ डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो गैस के लिए आएंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इस गैस के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं 3-2 क्लास से कि इस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा उस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा गैपिंग होगा। इस वजह से ये गैस है, और गैस है तो फिर हम आसानी से इसके एटमॉस्फेयर में रह पाते हैं। लिक्विड के एटमॉस्फेयर में, या फिर ये बोले आप कि लिक्विड जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर का डेंस है, उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है वो डेंस है। और गैस के अंदर आए तो गैस के अंदर हम लोग बाइक वगैरह भी चला पाते हैं, एयर के अंदर सारा चीज़ कर पाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि गैस को हम आसानी से कट कर पा रहे हैं। इससे ये पता चला कि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर पे पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम आसानी से एटमॉस्फेयर में बाइक वगैरह या मूवमेंट कर पा रहे हैं। लिक्विड के अंदर मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स हमें रिवर्स में लगाता रहता है। तो इसके अंदर आइएगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये क्या है, ये एरो का साइन ज़्यादा दिखा रहा है, मोर, वेरी वेरी मोर, बहुत ज़्यादा दिखाएगा इंटर पार्टिकल स्पेस, दोनों के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा। अब आते हैं फिर डेंसिटी वाली बातें कि डेंसिटी अगर है तो डेंसिटी हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, मास बाई वॉल्यूम होता है। इससे ये पता चला कि अगर स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इससे ये पता चला कि डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस पार्टिकल्स का पाया जाता है, किस मैटर का पाया जाता है, किस फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा पाया जाता है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। तो सॉलिड के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड का। क्यों? इसलिए क्योंकि स्पेस उसके अंदर कम है। लिक्विड में आते हैं तो सॉलिड से अगर कंपेयर करेंगे तो लिक्विड होगा वो इंटरमीडिएट में आएगा। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम, स्पेस ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के अंदर एज कम्पेयर टू सॉलिड के, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर आते हैं गैस के अंदर, तो गैस के अंदर वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो बहुत से बहुत कम आपको डेंसिटी मिलेगा। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर एक वॉल्यूम है, एक एरिया है, जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर इस एयर का दबाव कितना है, इस एयर का कितना पाया जा रहा है या कितना डेंस है एयर, और फिर इसी रूम के इक्वल हम पानी भर देते हैं, तो इस रूम के अंदर पानी भर देंगे तो फिर इस रूम के अंदर एज कंपेयर टू गैस इसके अंदर डेंस पार्टिकल ज़्यादा पाए जाते। फिर वही चीज़ अगर आप इस रूम को कंप्लीट पैक कर देंगे या पूरे इसमें ढलैया करवा देंगे तो इसके अंदर आपको स्पेस बहुत कम मिलेगा पार्टिकल्स के अंदर। तो दूसरे चीज़ इसके अंदर स्पेस के लिए नहीं आ पाएंगे, मतलब दूसरे चीज़ को स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर खुद स्पेस नहीं है। तो वही चीज़ आपको याद रखना है क्या कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस है। अगर लिक्विड है
तो लिक्विड के अंदर अगर स्पेस ज़्यादा पाया जा रहा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, कैसे समझेंगे कि इस लिक्विड के अंदर स्पेस पाया जा रहा है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस होता है खुद का। तो इसमें क्या कीजिए आप 20 ml शुगर मिलाइए 20 ml शुगर मिलाइएगा और ये बीकर है हमारा 100 ml के वाटर का। तो अगर कोई भी चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसके अंदर साइज में चेंजेस होगा, मीन्स वॉल्यूम में चेंजेस होगा, उसका वजन बढ़ेगा या फिर उसका साइज बढ़ेगा। वॉल्यूम का मतलब साइज होता है, साइज बढ़ेगा। तो मिला देने की वजह से इसके पार्टिकल्स के अंदर, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखता है। सपोज करो आप ये 100 ml है लिक्विड अभी भी, तो ये ऐड करने के बाद भी 100 ही बना रहेगा। इससे ये पता चला कि इस लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर खुद का स्पेस हो रहा है, तभी उस स्पेस के अंदर ये अपने शुगर मॉलिक्यूल्स को कवर कर लिया, उस स्पेस के अंदर रख लिया इसको। तो इससे बड़ा और एग्जांपल नहीं हो सकता है इसको समझने के लिए। ये बेहतरीन एग्जांपल है, आसान एग्जांपल है। अब आते हैं स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड, और सॉलिड से तो बहुत ज़्यादा कम होगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल क्या है, ज़्यादा दूरी पे है, स्पेस क्या है पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। इसलिए क्योंकि उसके अंदर मोशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो जितने ज़्यादा दूर पे हट के रहेंगे, चांद या कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस ज़्यादा बना कर रखेंगे, तो उसके पास ज़्यादा स्पेस होगा उसको मोशन करने के लिए। तो मोशन करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो इससे ये पता चला कि मोशन ज़्यादा हो रहा है। इससे ये पता चला कि इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, तभी मोशन ज़्यादा हो रहा है। तो स्पेस ज़्यादा, मोशन ज़्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। अब थर्ड नंबर में आते हैं हम लोग, ये कंप्रेसिबल, कंप्रेशन। तो कंप्रेसिबल होता है ये लिक्विड, इसे कंप्रेस किया जाता है और ये कंप्रेस करने के बाद क्या बन जाता है, लिक्विड, कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब इसे कंप्रेस किया जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है गैस के फॉर्म में, और इसे जब हम लोग कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेस करने के बाद ये क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड जो होगा वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहा है तो सबसे पहले वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, उसके बाद ही कुछ बनाया जा सकेगा। तो आप इसे याद रखना। और भी सारे कॉन्सेप्ट है मैं आपको सॉलिड लिक्विड में बता चुका हूँ, गैस पे वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो आप। और ज़्यादा नोट्स बनाने से, बड़ा नोट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप खुद से लिख सकते हो, आप खुद से याद रख सकते हो। एग्जामिनेशन में, एग्ज़ाम के समय आपको अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो जितना आपको पढ़ाया गया है ये बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया गया है, ये आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। साइंस पोर्शन हम लोग बहुत बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होए और अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें नोट्स को। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे आपसे। तो आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाए और हमारा कोऑपरेट करें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जब तक के लिए आप घर में रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें कंटिन्यू, पढ़ाई से नो कम्प्रोमाइज़। थैंक यू।